ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। जनता बदलाव चाहती है। आप सोचो कितनी गरीब बीजेपी है और कितनी गरीब सरकार है जो सपना दिखाती $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी का, और बताओ प्रधानों से पैसा वसूल करके कार्यक्रम कर रहे हैं विकसित भारत का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर ये बात सच नहीं हो तो बताओ आप। 100% ये पत्रकार भी जानते हैं, लेकिन बोल ही नहीं रहे कुछ। अच्छा, तब ठीक है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या और एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके या बदनाम किया जा सके, ये प्रयास हमेशा होते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सरकार में रही है और जब उसको घबराहट हुई है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो इसी तरह सत्ता में रहने वाले लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। जिस किसी भी सरकार ने इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, वो सत्ता से हमेशा बाहर हुए हैं। हमेशा सत्य की जीत हुई है, जो सच्चाई के साथ खड़े उनकी जीत हुई है। और आपसे बेहतर कौन जानेगा पत्रकार साथियों, आपने तो वो लड़ाई लड़के देखा है कि आपने कोई बात कही जो सच थी और उस पे आपको जेल तक जाना पड़ा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप झुके नहीं और आप अंतोगत्वा जीते, इसलिए मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको। न केवल बलिया जेल में रहे आप लोग में से साथी, आजमगढ़ जेल में भी रहे आपके साथी। तो ये एजेंसियों का या सरकार का इस तरह का व्यवहार हमेशा रहता है, आवाज दबाने का। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ताकत दी है अपने अधिकारों को लड़ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सिद्धांत दिया आगे बढ़ने का, लड़ने का, नेताजी ने संघर्ष का रास्ता बताया, और बलिया से बेहतर कौन जानेगा। देश आजाद बाद में हुआ, बलिया पहले आजाद हो गया। तो इतने क्रांतिकारी धरती पर ये हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि जनता जिस समय खड़ी होगी सरकार को झुकना होगा और सरकार झुकेगी, क्योंकि जो बुनियादी सवाल वो वैसे के वैसे हैं। आप कितना भी विकसित भारत का प्रचार प्रधानों के पैसे से कर लें, चेयरमैनों के पैसे से कर लें, उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा, विकसित प्रदेश बन जाएगा। आप प्रधानों के पैसे से विकसित बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा धोखा है सोचिए। और बैंकों का पैसा जो था, जो वसूला जाना था, 15 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया।
आज आप कर्ज में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कदम आगे थे, 46 में 56, याद है वो भाषा कि 46 में 56 नौकरियां मिलती थी हमारी सरकार में, आज तक सूची नहीं मिली। और कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, इटावा में ना आया हो। हमें उम्मीद है कि बलिया में पिछले 7 साल और दिल्ली की 10 साल की सरकार में कुछ तो निवेश आया होगा, देवरिया में कुछ आया होगा, गाजीपुर में कुछ आया होगा। जो सड़क हम लोगों ने लखनऊ और दिल्ली और पीछे पटना से जोड़ने के लिए किया काम, चाहे वो पुल बनाया हो और चाहे आपका पूर्वांचल का समाजवादी एक्सप्रेस वे, वो आधा अधूरा है, केवल शहर गांव जुड़ने के लिए नहीं थी। उसके साथ साथ मंडियां बनती या कुछ और काम शुरू होते तो यहाँ के लोगों का जीवन बदलता। और ये संभव तभी हुआ, लखनऊ से सुबह चल करके आए, मौसम खराब होने के बावजूद भी अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने न दिया होता तो शायद इतनी जल्दी आपके बीच में न पहुंच पाते। लेकिन सर अखिलेश जी वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो, कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहां ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। हमें याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन, वो मिल जाती। जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है, सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है समाज को। बुलडोजर की जो है और बलिया के कार्यक्रम जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके 1 घंटा पहले आ गए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन अभी से आपने जो है पूरा जो है रणनीति बुन लिया है। तो एक तरफ आप इतना तेजी दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश को मथने में जुटे हुए दिन रात, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो आज तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर पाई, न सीट शेयरिंग हो पाया। तो आप इस इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक हैं। दुख का समय जरूर है, दुख का समय जरूर है। और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे
8 घायल शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी। बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहां पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से मिल पा रहे। आपके दल का राष्ट्रीय